नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं रूही की माँ की दर्द भरी कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। वो भी आदेश देकर और चावल वाली बात को सबसे छुपा कर रखी थी। मुझे कहती कि कॉलेज वाला बैग लेकर जाओ और उसमें चावल छुपा कर ले आना। कोई पूछे तो कहना कि दुकान से कॉपी या किताब लेने गई थी। मैं वापस आई तो देखा कि माँ रो रही थी, तो माँ से पूछा कि वह क्यों रो रही थी। उसने कहा कि तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारे पिताजी के कमरे को छोड़कर तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा है। वहाँ वो मीरा को दुल्हन बनाकर लेकर आएगी। मैंने पूछा कि अब आप क्या करेंगी, तो वो बोली कि मैं तुम्हारे पिता की राय पूछूंगी। अगर वे कहते हैं कि तुम माँ की बात मान लो तो मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी माँ अपनी बात की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई निर्णय लिया था तो वह उस पर कायम रही थी। मैं पूरे दिन प्रार्थना करती रही थी कि काश पिताजी माँ का साथ दे दे। इस बात की संभावना बहुत कम थी, मगर प्रार्थना करने में क्या ही हर्ज था। खैर पिताजी शाम को लौटे थे तो बरामदे में बैठकर मीरा आंटी से पूरे 2 घंटे बातें करते रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मेरे दिल में एक ख्याल आया था कि काश पिताजी इसी तरह माँ से भी प्यारी बातें किया करते। फिर पिताजी उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं आज पिताजी माँ की किस्मत का क्या फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर हो चुकी थी कि माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं सब समझ गई थी। मैं बोली, माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया था। फिर मेरी माँ मुझसे अलग होकर बोली कि अरे पगली, आज तो तेरे पिताजी ने मेरा मान रख लिया है। उन्होंने मुझसे मेरी नज़रों में विश्वास जताया है। जब मैंने उन्हें तुम्हारी दादी की बात बताई तो वे बोले कि माँ का दिमाग खराब हो गया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मेरे दिल को मानो सुकून मिल गया था, लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पिताजी मीरा आंटी को खरीदारी करने के लिए लेकर जाते थे। शहर में घूमने के लिए निकलते थे। दूसरी ओर माँ टेंशन के मारे सूख सूख कर काटा होती जा रही थी। माँ की जिंदगी अब या तो सारा दिन पिताजी की जासूसी करने में बीत रही थी या मुझे चावल लाने के लिए भेजने में। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। अब मीरा आंटी ने दादी से साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर अगले रविवार तक मोहन ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं हाँ के इंतजार में बैठी रहूंगी। मीरा आंटी की बात सुनकर दादी बहुत चिंतित हो गई थी और माँ को बोलने लगी कि चुपचाप मोहन का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें केवल उसके कमरे से नहीं बल्कि उसके जीवन से भी निकाल दूंगी। जब माँ ने कुछ नहीं कहा तो दादी कमरे में आ गई और माँ का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मेरे संयम का बांध टूट चुका था। मैं माँ के कमरे में गई और माँ पर ही गुस्सा करने लगी और बोली कि आप उनके दायरे में क्यों नहीं रहती। माँ ने मुझे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मुझे 1 किलो चावल लाकर दे। मैं वहाँ से उठी, चादर ओढ़ी और चावल के लिए निकल पड़ी। आज चावल का झोला लेकर बैग में डालने लगी तो लगा कि बैग फट गया है, लेकिन मुझे घर की चिंता सता रही थी। मैंने ऐसे ही चावल का झोला बैग में डाल दिया था। लगभग आधे रास्ते में मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे डर लगने लगा कि जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक परिंदा मरा पड़ा था। मेरी रूह तो कांप उठी। मैंने उस परिंदे को सड़क पर ही फेंक दिया था और खुद घर जाने के बजाय पिताजी के वर्कशॉप पे चली गई। पिताजी का वर्कशॉप हमारे घर के पास ही था। मुझे देखकर वे चिंतित हो गए।
मैं उन्हें अपने साथ घर चलने को कहा। वे बिना कुछ कहे मेरे साथ चल दिए। उधर पिताजी ने अभी घर का दरवाजा खोला ही था कि माँ कटी डाली की तरह झूलती हुई गिरने ही वाली थी कि पिताजी ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। पिताजी ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गए। दादी भूखी शेरनी बनी हुई थी। वह चिल्लाने लगी, मोहन, अभी और इसी वक्त नीतू को तलाक दे दो। इसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बातें सुनकर पिताजी बोले कि माँ, मुझे लगता है कि शुरुआत आपने ही की होगी। पिताजी की बात सुनकर दादी का पारा ही चढ़ गया और वो बोली कि मैंने सिर्फ इससे इतना ही कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। कमरा मुझे मीरा के लिए सेट करना है। तुम दोनों की कल शादी है। पिताजी हंस पड़े और बोले कि माँ बस कर दो अब। फिर वे मीरा आंटी को बोले कि देखो मीरा, आप इस घर में मेहमान हैं। आपके साथ मैं अच्छा वक्त गुजारा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी अभी मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे एक कहूँ कि अब आप हमारे घर से वापस अपने घर जा सकते हैं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो। दादी चिल्लाने लगी, मोहन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? मीरा तुम्हें वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी ने कहा, माँ, अगर भगवान को हमें वारिस देना होगा तो वो नीतू से ही दे देगा। माँ, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ आपका ही है। आप यहाँ रानी बनकर रहें। मैं, मेरी पत्नी और बेटी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आज के बाद यदि आपने हम लोगों से झगड़ा करने की कोशिश की तो हम तीनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन ही मीरा आंटी अपने घर से चली गई। दादी ने विरोध में खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं पिताजी से शिकायत किए बिना नहीं रह पाई। मैंने कहा कि पिताजी, आपने मुझे और मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है। काश आपने हमें शुरू से ही प्यार और सम्मान दिया होता। तो पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत सख्त स्वभाव की मालिक है। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनको गुस्से से बचाने की कोशिश की है। माँ को जब जब गुस्सा आता था तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता था, ताकि माँ मेरे गुस्सों को देखकर अपना गुस्सा भूल जाए और अपना गुस्सा तुम दोनों पर ना निकाले। पिताजी की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मैंने कहा कि पिताजी, आपके गुस्से के कारण आज मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से तब इस तरह भी बचा सकते थे जिस तरह आज बचाया है। इस तरह कम से कम मैं और मेरी माँ शांति भरा जीवन तो गुजार लेती। पिताजी शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने हमारी रक्षा के लिए गलत रास्ता चुना था। उन्हें बहुत पहले ही अपने माँ को रोक लेना चाहिए था। मैं पिताजी के गले लग गई, लेकिन मेरी माँ ने रोना भी उचित नहीं समझा। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान ने उनके पति के दिल में उनके लिए प्यार डाला था। घर की स्थिति में अब काफ़ी सुधार हो गया था। पिताजी भी अब हमें घुमाने के लिए लेके जाते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, आप हर दिन मुझसे चावल क्यों मंगवाती थी? उस दिन चावलों में एक परिंदा मरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि दुकानदार से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती कि वो चावल के बदले चिड़िया दे दे। इसमें जरूर कोई राज छिपा है। आप मुझे बताएं कि वो परिंदा वहाँ क्या कर रहा था। माँ बहुत डर गई थी, लेकिन उनके पास अब सोच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बोली कि जिस दुकानदार से तुम चावल लेकर आती थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वे ताबीज गढ़ने का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि वो मेरे लिए भी एक ताबीज ले लिया करे। उसने बताया कि बाबा 40 दिन तक 1 किलो चावल पर मंत्र का प्रयोग करके देंगे, जो छत पर जाकर परिंदों को डालने हैं। और आखिरी दिन वो मंत्र का प्रयोग किए हुआ मुर्दा परिंदा देंगे, जो सांस को खिलाना होगा। इससे मेरे सांस की जुबान बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, तुमने तो परिंदा रास्ते में ही फेंक दिया था, नहीं तो मेरे 40 दिन पूरे हो जाते
और मेरे हालात और बेहतर हो जाते। इसलिए मैं तुम्हें दुकान पे चावल लेने के लिए भेज देती थी। देखो ना, उस बाबा जी की कृपा से सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तुम्हारे पिताजी का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मेरा साथ दिया। अपनी माँ की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरा सारा शरीर जादू की बात सुन के कोस उठा। मैं चादर ओढ़कर उस दुकानदार के पास चली गई थी। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा कि तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम लोगों को तबाही के रास्ते पे डालते हो, काला जादू करवा के देते हो। तो बोला कि हम सीधे साधे बंदे हैं जी, प्यार बांटते हैं। मैंने आपकी माँ को कोई काला जादू करके नहीं दिया, हम तो अच्छे कर्मों में हाथ बटाते हैं। मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू का सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति या अपनी सास से 40 दिन तक नहीं लड़ना है। अभी आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कोई औरत 40 दिन तक अपने घर वालों से नहीं लड़ेगी तो क्या घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे? वो भी इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि तावीज़ से कुछ होता है या नहीं, लेकिन मैं दुकानदार की सोच से बहुत प्रभावित हुई थी। उसने अपने संयम के साथ पूरी स्थिति को कैसे संभाला था। उसने माँ को कितनी गहराई वाली बात बताई थी। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पिताजी का दिल किसी तावीज़ से बदला था या नहीं, लेकिन मेरी माँ के बेइंतहा प्यार और निस्वार्थता और बलिदानों की वजह से जरूर बदला था। अगर हर औरत अपना मुंह बंद रखेगी, सब्र करेगी, तो उनके पति भी उनसे लड़ना बंद कर देंगे। छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटेंगे और ना ही सौतने लाई जाएंगी। पापा के गुस्सा होकर बोलने का वजह से दादी भी डर गई थी और फिर वह माँ से झगड़ा नहीं करती थी और शांत रहती थी। लेकिन इस तरीके से काफ़ी दिन बीत गए। करीब 2 साल बीतने के बाद माँ का बहुत सारे डॉक्टर से जांच करवाने के बाद 9 महीने के बाद मेरी माँ को एक बेटा पैदा हुआ, जिसके आने से दादी की खुशियाँ दोगुनी हो गई और हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई और दादी मेरी माँ को बहुत प्यार करने लगी। इस तरीके से हमारे परिवार का संकट दूर हो गया। अब हमारा परिवार बहुत ही खुशी से रह रहा है और हम लोग काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।